जब मेरे पिता ने सारी जायदाद अपने अधिकार में ले ली तो मेरे कहने पर उन्होंने अटारी वाले कमरे का जायजा लिया। हमने वहां पीतल का बक्सा देखा। उसमें रखा सामान नष्ट कर दिया गया था। इसके कवर में एक पर्ची चिपकी हुई थी जिस पर के लिखा था। इसके नीचे लेटर, मेमो, रसीदें और एक पुस्तिका लिखा था। हमने सोचा कि ये उन कागजों के बारे में था जो चाचा ने नष्ट कर दिए, और अटारी में कुछ खास सामान नहीं था सिवाय किताबों और कागजों के। इन कागजों में मेरे चाचा ने अमेरिका के बारे में लिखा था। उनमें कुछ युद्ध के समय के थे जिससे पता चलता था कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह किया था। इसी के साथ उन्होंने एक बहादुर सिपाही होने की प्रतिष्ठा भी लूटी थी। दूसरे दक्षिणी प्रांतों में पुनर्निर्माण के वक्त के थे और ज्यादातर राजनीति से ताल्लुक रखते थे क्योंकि उन्होंने नॉर्थ से आए पॉलिटिशियंस के विरोध में सक्रिय रूप से भाग लिया था। सन 1884 की घटना है जब मेरे पिता हाशमी में बसने आए थे और जनवरी 1885 तक सब कुछ जितना अच्छा चल सकता था चला। न्यू ईयर के चौथे दिन जब हम नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे, मैंने अपने पिता को हैरानी से तेज लहजे में चिल्लाते हुए देखा। वो वहां बैठे थे और उनके एक हाथ में अभी खोला गया एक लिफाफा था और दूसरे हाथ की हथेली में संतरे के 5 बीज सूखे हुए थे। वो कर्नल के बारे में हमेशा मेरी कहानी पर हंसते थे, लेकिन अब जब वही बात उनके साथ गुजरी थी तो वो बुरी तरह भयभीत हो गए थे। क्यों जॉन, इस बात का क्या मतलब होता है? मेरे पिता ने हड़बड़ाकर मुझसे पूछा। मेरा दिल डूबा जा रहा था। ये के हैं, मैंने कांपती आवाज में उन्हें बताया। उन्होंने लिफाफे के अंदर झांका। ऐसा ही है, वो जोर से चिल्लाए। ये अल्फाज हैं, पर ये इनके ऊपर क्या लिखा है? कागज सूर्य घड़ी पर रख दो। मैंने उनके कंधे के ऊपर से झांकते हुए उस कागज को पढ़ा। कौन से कागज? कौन सी सूर्य घड़ी की बात कर रहे हो? उन्होंने उलझन भरे स्वर में पूछा। बगीचे वाली सूर्य घड़ी और कोई दूसरी है ही नहीं, मैंने बताया। लेकिन कागज वो हैं जो नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी हिम्मत को बटोरते हुए कहा। हम यहां एक सभ्य इलाके में हैं और इस तरह की बेवकूफी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लिफाफा कहां से आया है? डूंडी से आया है। मैंने लिफाफे के डाक चिन्ह को अच्छी तरह देखा और उन्हें बता दिया। ये एक बड़ा ही भद्दा मजाक है, उन्होंने गुस्से में कहा। मुझे सूर्य घड़ी और कागजों का क्या करना है? मैं इस तरह की बेहुदा और बेकार बातों पर हरगिज ध्यान नहीं दूंगा। मुझे इस बारे में निश्चित तौर पर पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, मैंने कहा, और मेरे दुख पर हंसना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना है, उन्होंने गुस्से से भरे लहजे में कहा। मुझे करने दो। नहीं, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया। मैं इस प्रकार की बेहूदगी का तमाशा नहीं लगाना चाहता हूं। उनसे बहस करना बेकार था क्योंकि वो बड़े अड़ियल आदमी थे। मैं अपने मन में आवेश लेकर चला गया। इस खत के मिलने के 3 दिन बाद मेरे पिता अपने दोस्त मेजर फ्रीबांडी से मिलने के लिए गए जो पोर्ट्सडाउन की पहाड़ी पर स्थित किलों में से एक के प्रभारी है। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे लगा कि जब वो घर से बाहर होंगे तो हर खतरे से बचे रहेंगे, लेकिन ऐसा सोचना मेरी भूल थी। उनकी गैरहाजिरी के दूसरे दिन मुझे मेजर द्वारा भेजा गया तार मिला। उसने मुझे फौरन बुलाया था। मेरे पिता पडहौस के खुले पड़े खड़िया के गड्ढे में गिर गए थे और अचेत थे। उनका सर फट चुका था। मैं वहां फौरन पहुंचा, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। ऐसा लगता है जैसे वो गोदुली में फारेहम से लौट रहे थे। चूंकि गांव से अनजान थे और खड़िया के गड्ढे खुले हुए थे, मारने वाले ने उन्हें इसमें गिराकर दुर्घटना घोषित कर दिया। उनकी मौत से जुड़े प्रत्येक तथ्य का मैंने बारीकी से एनालिसिस किया है, लेकिन ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा जिससे मर्डर घोषित किया जा सके। उनके शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं था, कोई लूटमार नहीं की। उस रास्ते पर किसी अजनबी के आने जाने के निशान भी नहीं थे। आप खुद समझ सकते हैं कि उस वक्त मेरी क्या हालत होगी। मुझे पूरा यकीन था कि उनके चारों तरफ कोई जाल बुना गया है। इस प्रकार मैं उत्तराधिकारी बना। आप जानना चाहेंगे कि मैंने इससे छुटकारा क्यों नहीं पाया। मेरा जवाब यही है कि मुझे अच्छी तरह यकीन था कि हमारे कष्ट चाचा की जिंदगी की किसी घटना पर निर्भर थे और खतरा एक घर में भी उतना ही होगा जितना दूसरे घर में। ये जनवरी 1885 की बात है कि बेचारे मेरे पिता खत्म हो चुके थे और तब से 2 साल 8 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान से खुशी खुशी हाशिम में रह रहा हूं। अब मैंने उम्मीद करना शुरू कर दिया था कि मेरे परिवार के ऊपर से ये श्राप हट चुका है। मैं सोच रहा था कि पिछली पीढ़ी के साथ ही उसका खात्मा हो चुका था। मैं इसलिए सुखपूर्वक दिन गुजार रहा था, लेकिन कल सुबह उसी के मुताबिक उसी प्रकार का धक्का लगा जैसा मेरे पिता के साथ हुआ था और जैसा मेरे चाचा के साथ हुआ था। नौजवान ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला और उसे मेज की तरफ मुड़कर उसमें से संतरे के 5 सूखे हुए बीज निकालकर होम्स को दिखाए। ये लिफाफा है, उसने कहा। डाक चिन्ह लंदन का है। पूर्वी प्रभाग अंदर वही शब्द लिखे हैं जो मेरे पिता के आखिरी मैसेज में लिखे थे। के और फिर कागज सूर्य घड़ी के ऊपर रख दो। तुमने क्या किया? होम्स ने पूछा। कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं किया? सच बताऊं, उसने कहा। हां, उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लिया
और फिर हिम्मत करके बोला, मैं अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा हूं। मैं अपने आप को उन खरगोशों की तरह समझ रहा हूं जिनकी तरफ सांप बढ़ रहा होता है। मैं किसी बला की पकड़ में आ गया हूं जिससे कोई दूरंदेशी, कोई एहतियात मुझे बचा नहीं सकती। छ, छ, शर्लॉक होम्स चिल्लाया, तुम्हें कुछ करना चाहिए लड़के, नहीं तो तुम गए एनर्जी के अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये वक्त निराशा का नहीं है। मैं पुलिस के पास भी गया था मिस्टर होम्स, मगर वहां जाकर कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा? वो लोग मेरी कहानी सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे यकीन है कि इंस्पेक्टर के विचार में सारे खत किसी के द्वारा किया गया मजाक है और मेरे परिवार वालों की मौत बस एक हादसा थी, जैसा कि जजेस की बेंच ने कहा था, और चेतावनियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। होम्स ने अपनी मुट्ठी बंधे हाथ हवा में लहराए। बड़ी बेवकूफी, वो जोर से चिल्लाया। फिर भी उन्होंने मेरे साथ घर में रुकने के लिए एक पुलिस वाला लगा दिया है। वो आज रात तुम्हारे साथ आया है यहां पर। होम्स के चेहरे पर सोच की परछाइयां थीं। नहीं, उसे घर में रुकने के आदेश दिए गए थे, इसलिए मैं अकेला ही यहां आया हूं, उसने बताया। होम्स ने गौर से हवा में देखा। तुम मेरे पास क्यों आए हो? उसने कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम तुरंत मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे आपके बारे में पता नहीं था, उसने बताया, इसलिए मैं आप तक नहीं पहुंच सका। अब किसने बताया? आज ही मैंने मेजर पेंडरगास्ट से अपने दुख के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। तुम्हें खत मिले 2 दिन हो चुके हैं। हमने इस पर पहले काम किया होता। मेरे विचार में आगे तुम्हारे पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं है। जो तुमने हमें सुनाया कोई सहायक ब्यौरा नहीं जिसकी वजह से हमें मदद मिल सके। एक बात है, जॉन ओपेनशॉ बोला। उसने अपने कोट की जेब से एक नीले रंग का धुंधला सा कागज बाहर खींचा और उसे मेज पर बिछा दिया। मुझे याद है, उसने कहा, उस दिन जब मेरे चाचा ने कागज जलाए थे, मैंने देखा कि बिना जले छोटे किनारे जो राख में पड़े थे, इस रंग के थे। ये एकमात्र कागज मुझे उनके कमरे के फर्श पर मिला था। मैं सोचता हूं कि ये उनमें से एक कागज हो सकता है जो उनमें से उड़ गया होगा और इस तरह नष्ट होने से बच गया। मैं देख रहा हूं कि बीजों के अलावा और कुछ सहायक नहीं है। मेरे ख्याल से ये किसी निजी डायरी का भाग है और निस्संदेह इस पर मेरे चाचा की लिखावट है। होम्स ने लैंप सरकाया और हम दोनों कागज पर झुक गए। इसकी उधड़े किनारे बता रहे थे कि इसे किसी किताब से फाड़ा गया है। ऊपर इसके मार्च 1859 लिखा था और नीचे ये उलझनपूर्ण विवरण 4 को हडसन आया वही पुराना मंच, 7 को मैककॉले, पैरोमोर और सेंट ऑगस्टिन जॉन स्वेन को बीज भेजे गए हैं। 9 को मैककॉले हट गया, 10 को जॉन स्वेन हट गया, 12 को पैरोमोर से मिले। सब बढ़िया। धन्यवाद। कागज को मोड़कर हमारे मेहमान को लौटते हुए होम्स ने कहा, अब तुम्हें किसी भी वजह से एक भी पल नहीं गंवाना चाहिए। जो कुछ भी अभी तुमने हमें सुनाया, हमारे पास इसके बारे में बात करने का भी वक्त नहीं। तुम फौरन घर पहुंचो और काम करो। मुझे क्या करना होगा? एक काम है जो तुम्हें फौरन करना पड़ेगा। बताइए। तुम इस कागज को उसी पीतल के बक्से में रख दो जिसके बारे में तुमने हमें बताया। इसमें यह भी लिख कर रखना कि अन्य कागज तुम्हारे चाचा द्वारा जला दी गए थे। यह अंतिम कागज है। तुम सहमत होगे कि इससे उन्हें यकीन हो जाएगा। इतना काम करने के बाद फौरन सूर्य घड़ी पर निर्देश के मुताबिक रख देना। समझ गए? जी हां, समझ गया। अभी बदला लेने या इस तरह की बातें मत सोचो। मेरे ख्याल से वो हम कानून के जरिए भी ले सकते हैं, मगर अभी हमें अपना जाल बुनना है, जबकि उनका पहले ही बुना हुआ है। पहला काम तुम्हारे ऊपर से खतरा हटाना है। दूसरा काम है इस राज को सबके सामने लेकर आना है और गुनाहगारों को उनके किए सजा दिलवाना है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उस नौजवान ने अपना ओवरकोट पहनते हुए कहा, आपने मुझे एक नई जिंदगी और उम्मीद दी है। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। एक पल भी मत गंवाना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपना पूरी तरह ख्याल रखना, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि इस बात में कोई शक है कि तुम एक बहुत बड़े खतरे में हो। तुम यहां से हिफाजत के साथ घर कैसे जाओगे? वाटरलू से ट्रेन के जरिए। अभी 9 नहीं बजे हैं। सड़कों पर भीड़ भाड़ होगी। मैं सोचता हूं कि तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन फिर भी तुम अपनी उतनी हिफाजत नहीं कर सकते हो जितनी मैं सोच रहा हूं। मेरे पास हथियार है, उस नौजवान ने कहा। आप मेरी चिंता न कीजिए। अच्छी बात है। अब तुम घर के लिए निकलो। कल मैं तुम्हारे मामले पर ही काम करूंगा। तो फिर कल हाशमी में मुलाकात होगी। नहीं, मैं हाशमी नहीं आऊंगा, होम्स ने कहा। तुम्हारा रहस्य लंदन में है, मैं यहीं खोजूंगा। फिर मैं आपको कागज और बक्से के साथ 1-2 दिन में मिल रहा हूं। मैं हर खास बात में आपकी सलाह लूंगा। उसने कहते हुए हाथ मिलाया और चला गया। बाहर हवा अभी भी तेजी के साथ चल रही थी। बारिश की आवाज खिड़कियों पर फड़फड़ हो रही थी। अपना सर झुकाए शेरलॉक होम्स कुछ देर के लिए खामोश बैठा रहा। उसकी आंखें आग की चमक पर झुकी थीं। फिर उसने अपना पाइप सुलगाया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। वो नीले धुएं के छत तक उठते हुए छल्लों को घूर रहा था। वॉटसन, मैं सोच रहा हूं
उसने खामोशी को तोड़ा। हमारे अब तक के मामलों में यह ज्यादा कल्पनाशील है। संभवतः 4 के चिन्ह को छोड़ दे तो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल उसे छोड़कर। और मुझे ये जॉन ओपेनशॉ शोल्टोस से भी ज्यादा बड़े खतरे से घिरा महसूस होता है। लेकिन क्या तुमने, मैंने पूछा, कुछ सोचा है कि यह किस तरह का खतरा है? उनके व्यवहार या स्वभाव के बारे में तो कोई सवाल नहीं है, उसने जवाब दिया। तब वो क्या है? ये के कौन है और वो क्यों इस दुखी परिवार के पीछे पड़ा हुआ है? शेरलॉक होम्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी कुर्सी के हत्थों पर अपनी कोहनियां टिका लीं। उसकी उंगलियों के पोर एक दूसरे से छू रहे थे। एक सुलझा हुआ लॉजिकल इंसान, उसने बताया कि जब वो कोई सच्चाई को देख लेता है तो वो न सिर्फ मौजूदा हालात के सिलसिले को जान लेता है बल्कि आने वाले नतीजे तक को जान लेता है। जैसे क्यूवियर सिर्फ एक हड्डी से पूरे जानवर को बयान कर सकता है, इसलिए एक मौजूदा हालात के सिलसिले की एक कड़ी पूरी तरह से समझ लेता है। वो पहले की और आगे की बाकी हालात को सही ढंग से कहने में काबिल होगा। हम अभी तक अंजाम पर नहीं पहुंचे हैं जिसे सिर्फ लॉजिक के जरिए हासिल किया जा सकता है। प्रॉब्लम को सिर्फ उन लोगों के एनालिसिस के जरिए सुलझाया जा सकता है जिन्होंने प्रॉब्लम को अपनी अक्ल की मदद से हल किया है। इस आर्ट को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यह जरूरी है कि लॉजिक को अपने नॉलेज में आने वाले हर लॉजिक को इस्तेमाल करने में काबिल होना चाहिए। तुम देखोगे कि ऐसा कंप्लीट नॉलेज होने पर होता है, जबकि आज के वक्त में फ्री एजुकेशन और एनसाइक्लोपीडिया होने के बाद भी ऐसा कभी कभी होता है। ये इतना मुमकिन नहीं है कि एक आदमी को पूरी तरह नॉलेज हो जो इसके काम में भी मददगार होता है। यही मुझे अपने मामले में भी करना है। यदि मुझे सही से याद है तो हमारी दोस्ती के शुरुआती दिनों में एक बार तुमने बहुत अच्छे ढंग से मेरी लिमिट्स को बताया था। हाँ, मैंने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक दस्तावेज है। फिलॉसफी, साइंस और पॉलिटिक्स में तुम्हें 0 मिला था। मुझे अच्छी तरह याद है बॉटनी ठीक था, ज्योग्राफी बहुत अच्छा था, जहां तक कस्बे से 15 मील तक के इलाके के कीचड़ के धब्बों का रिलेशन है। केमिस्ट्री पर फोकस, फिजिकल डिसऑर्डर, सेंसिटिव लिटरेचर, क्राइम और वायलिन बजाना, मुक्केबाज, तलवारबाज, वकील और जहर खाने वालों का तुम कोकेन और तंबाकू के साथ अनुमान लगा लेते थे। ये मेरे एनालिसिस पॉइंट्स हैं। होम्स आखिरी एनालिसिस पर खिलखिलाया। अच्छा, उसने कहा, अब मैं कहता हूं, जैसा मैंने तब कहा था कि आदमी को अपनी दिमाग की अटारी में वो सारा फर्नीचर रखना चाहिए जो उसके काम आ सकता है, और बाकी वो अपनी लाइब्रेरी के कमरे में रख सकता है और जब चाहे तब इसे निकाल सकता है। ऐसे मामले में जैसा आज रात हमें सौंपा गया है, हमें निश्चित रूप से अपने सारे संसाधन खंगालने पड़ेंगे। मेहरबानी करके अपने बाजू वाली अलमारी में से कीवर्ड वाला अमेरिकी एनसाइक्लोपीडिया मुझे दे दो। शुक्रिया। अब हमें हालातों पर सोचकर देखना चाहिए कि हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं। पहले स्टेप में हम इस सोच के साथ शुरुआत कर सकते हैं कि कर्नल ओपेनशॉ के अमेरिका छोड़ने के पीछे कोई वजह आदमी जिंदगी के इस वक्त में अपनी आदतों को नहीं छोड़ता। इस तरह फ्लोरिडा के अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट को छोड़कर इंग्लिश कंट्री के गांव में अकेले जिंदगी बिताना इंग्लैंड में उसके अकेलेपन की चाहत बताती है कि उसे किसी चीज या आदमी से डर था। इसलिए हम सोच सकते हैं कि इस किसी चीज के डर ने उससे अमेरिका छुड़वा दिया। ये क्या था जिसका उसे डर था? इसके बारे में हम उन भयानक पत्तों से अंदाजा लगा सकते हैं जो खुद उसे और उसके आने वाले लोगों को मिले थे। क्या तुम उन खतों के फुटप्रिंट इसके बारे में बताओगे? पहला पांडिचेरी से था, जो मेरे चाचा के पास आया था, उसने बताया। दूसरा डूंडी से और तीसरा लंदन से, पूर्वी लंदन से। इससे तुम क्या अंदाजा लगा सकते हो? होम्स ने बेसब्री से पूछा। ये सभी बंदरगाह हैं ये कि लेखक जहाज के ऊपर सवार था, उसने बताया। बहुत अच्छा, अब हमारे पास एक राज है। बिल्कुल संभावना, ठोस संभावना यह है कि लेखक एक जहाज पर सवार था। अब हमें दूसरे पॉइंट पर सोचना चाहिए। पांडिचेरी के केस में धमकी मिलने और उसके पूरा होने में 7 हफ्ते का फर्क है। डूंडी के मामले में यह सिर्फ 3 या 4 दिन था। क्या इससे कुछ पता लगता है? एक लंबा सफर करना था, लेकिन इस खत को भी लंबा सफर तय करना था। उस वक्त मैं पॉइंट पकड़ नहीं पा रहा था। कम से कम यह बात तो है कि जिस जहाज में एक या ज्यादा आदमी थे, एक सफर पर निकला जहाज था। ऐसा मालूम होता है कि अपने काम की शुरुआत करने से पहले हमेशा चेतावनी देते हैं। तुमने देखा डूंडी से खत आते ही कितनी जल्दी काम हुआ। अगर वो स्टीमर में पांडिचेरी से आए होते, वो तभी पहुंचते जब उनका खत पहुंचा था। लेकिन जैसा तथ्य है कि 7 हफ्तों का फर्क था, मैं सोचता हूं कि यह 7 हफ्ते का अंतर डाक लाने वाली नाव और उस वाहन के बीच था जिस वाहन में सवार होकर लेखक आया था। यह मुमकिन है। अब तुम इस केस में जानलेवा मोड़ देख रहे हो। तभी मैंने युवा ओपेनशॉ से सावधान रहने का आग्रह किया था। यह हमेशा उस आखिरी वक्त में हुआ है जितना भेजने वाले की दूरी तय करने में लगता है। लेकिन यह लिफाफा लंदन से आया है, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, मैं चीखा। ओपेनशॉ के पास जो कागज थे वे जहाज के व्यक्ति और लोगों के लिए जरूरी हैं। मेरा ख्याल है
वो लोग एक से ज्यादा होने चाहिए। एक अकेला आदमी कानून को धोखा देने वाले ढंग से 2 मौत नहीं ला सकता था। इसमें कई आदमी रहे होंगे। उनके कागज जिस किसी के भी पास है वो उसे पकड़ेगे इस ढंग से तुम उसे देखो कि किसी आदमी के नाम के पहले अक्षर नहीं बल्कि किसी समिति का बिल्ला है। लेकिन कौन सी समिति का? क्या तुमने कभी कू क्लक्स क्लैन के बारे में नहीं सुना? होम्स ने धीमी आवाज में पूछा। होम्स ने अपने घुटनों पर रखी किताब के पन्ने उल्टे। ये यहां है, वो कहने लगा। कू क्लक्स क्लैन ये खतरनाक समिति युद्ध के बाद दक्षिण राज्य के पूर्व योद्धाओं के जरिए बनाई गई थी और देश के अलग अलग भागों में जल्द ही इसकी स्थानीय ब्रांचेस बन गईं। खासकर टेनेसी, लुइसियाना, कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में इसकी ताकत पॉलिटिकल एजेंडा, खासकर ब्लैक वाटर्स को डराने और इसके खिलाफ सोच वालों का मर्डर करने और उन्हें देश से बाहर निकालने में इस्तेमाल की जाती थी। हिंसा से पहले टारगेट किए गए इंसान को एक इमेजिनरी लेकिन जानी पहचानी फिगर के जरिए चेतावनी दी जाती थी। कुछ हिस्सों में ओक के पत्तियों की टहनी तो अन्य में खरबूजे या संतरे के बीज ये मिलने पर शिकार अपने पहले ढंग खुले रूप में गिव अप कर सकता था या देश छोड़कर भाग जाता था। अगर उसने बहादुरी दिखाई तो उसका मरना तय था, और वो भी आमतौर पर समिति का संगठन इतना मजबूत था और तरीके इतने सटीक थे कि शायद ही ऐसा कोई मामला दर्ज हो जिसमें किसी आदमी ने बहादुरी दिखाई हो और सजा से बच गया हो या उसकी मौत का ताल्लुक उनसे जोड़ा जा सके। अमेरिकी सरकार और दक्षिणी समाज की ऊंची कैटेगरी के प्रयासों के बाद भी कुछ सालों तक संगठन फलता फूलता रहा। सन 1869 में आंदोलन अचानक खत्म हो गया। तभी से ही इस तरह के काम होते रहे हैं, शेरलॉक होम्स ने बताया। तुम देखोगे, होम्स ने बुक रखते हुए कहा। समिति के अचानक टूटने और ओपनशॉ के अमेरिका से उनके कागजों सहित गुम होने में संयोग था। इसकी वजह और प्रभाव रहे होंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे और उसके परिवार को रास्ते में कुछ शांत आत्माएं मिली होंगी। तुम समझ सकते हो कि इस बुक और डायरी में दक्षिण के किसी प्रथम व्यक्ति का नाम हो सकता है। इसके बावजूद ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें जब तक ये न मिल जाए वो रात को चैन से नहीं सो पाते होंगे। फिर जो पन्ने हमने देखे वही हैं, वो जैसी हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर मुझे ठीक से याद है तो इसमें लिखा था एस को बीज भेजे। इसका मतलब उन्हें समिति की चेतावनी दी गई। फिर सीक्वेंस वाइज लिखा है कि और ब हट गए या देश छोड़ दिया और किससे मिलने गए थे। मुझे डर है कि एस के साथ परिणाम बुरा हुआ। मैं सोच रहा हूं डॉक्टर कि हम इस अंधेरे स्थान पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं। मेरा यकीन है कि युवा ओपेनशॉ के पास इस दौरान उतना ही चांस है कि वो वैसा ही करे जैसा मैंने बताया है। आज रात इससे ज्यादा कुछ और कहा या करा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे मेरी वायलिन पकड़ाओ और आधे घंटे के लिए हमें खराब मौसम और हमारे आदमियों के खराब तरीके के बारे में भूल जाना चाहिए। यही बेहतर होगा। सुबह सवेरे का मौसम साफ हो चुका था। सूरज एक हल्की सी आभा लिए बड़े शहरों पर टंगे धुंधले पर्दे के बीच चमक रहा था। जिस वक्त मैं नीचे आया, शेरलॉक होम्स पहले ही नाश्ता कर रहा था। तुम मुझे माफी दोगे कि मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं की, वो बोला। मैं देखता हूं कि आज मेरे सामने अधिक व्यस्त दिन है और मुझे युवा ओपेनशॉ का केस देखना है। तुम क्या कदम उठाओगे? मैंने पूछा। यह बात ज्यादातर मेरी पहली पूछताछ पर निर्भर करेगी। मुझे आखिरकार हाशमी जाना पड़ सकता है। तुम पहले वहां नहीं जाओगे? नहीं, मैं शहर से शुरुआत करूंगा। घंटी बजाओ और वेटर्स तुम्हारी कॉफी ला देगी। इंतजार करते हुए मैंने मेज पर से अखबार उठाया और इस पर अपनी नजर डाली। ये एक टाइटल पर ठहर गई जिसने मेरे दिल को एक ही जगह जमा दिया। होम्स, मैं चिल्लाया, तुम्हें बहुत देर हो गई। उफ, अपना कप रखते हुए वो बोला। मुझे इसी बात का डर था। ये कैसे हुआ? वो आराम से पूछ रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि वो बेहद परेशान था। मेरी नजर ओपेनशॉ के नाम और वाटरलू पुल के पास हादसा टाइटल पर पड़ी और ये डिस्क्रिप्शन रात 9 और 10 के बीच। एच डिवीजन का कांस्टेबल कुक जो वाटरलू पुल के पास पेट्रोलिंग पर था, उस कांस्टेबल ने मदद के लिए चीख और पानी में छपाका सुना। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और तूफान भी बहुत तेज था, इसलिए बहुत से राहगीरों की मदद के बावजूद बचाव की कोशिश मुमकिन नहीं थी। फिर भी चेतावनी दे दी गई थी और नेवी की सहायता से आखिरकार डेड बॉडी मिल गई थी। ये एक जवान लड़के की डेड बॉडी थी जिसका नाम उसके जेब से मिले लिफाफे के मुताबिक जॉन ओपेनशॉ था और उसका घर हाशमी के पास है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो वाटरलू स्टेशन से आखिरी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था और अपनी नाव रुकने से छोटे से किनारे पर जा पहुंचा। डेड बॉडी पर कोई मारपीट के जख्म नहीं है और कोई शक नहीं कि मरने वाला एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। कुछ पलों तक हम लोग खामोश बैठे रहे। होम्स बहुत परेशान और हिला हुआ था। मैंने उसे पहले ऐसे नहीं देखा था। इससे मुझे ठेस पहुंची है वाटसन, उसने खामोशी को तोड़ा। ये बेशक बुरी बात है, मगर इससे मेरी खुददारी को ठेस पहुंची है। अब ये मेरा पर्सनल मामला बन गया है और अगर भगवान मुझे ताकत दे, मैं इस गिरोह पर हाथ डालूंगा।
वो मेरे पास मदद के लिए आया और मैंने उसे मृत्यु की तरफ भेज दिया। वो अपनी कुर्सी से उछला और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसके गालों पर लालिमा थी और वो घबराहट में अपने लंबे पतले हाथों को कभी एक दूसरे से पकड़ता कभी छोड़ता। वो चालक शैतान है। आखिरकार वो चिल्लाया। उन्होंने वहां कैसे उसे फांस लिया? किनारा स्टेशन के सीधे रास्ते में नहीं है, पुल पर भी बेशक। ऐसी रात में भी भारी भीड़ थी जो उनके उद्देश्य में बाधा थी। अच्छा वॉटसन, देखते हैं अंत में कौन जीतता है। अब जरा मैं बाहर जा रहा हूं, पुलिस के पास। नहीं, मैं खुद अपनी पुलिस बन जाता हूं। जब मैं जाल बुन चुकूंगा वो मक्खियां पकड़ सकते हैं, पर पहले नहीं। सारा दिन मैं कारोबारी काम में लगा रहा और देर शाम में बेकर स्ट्रीट लौटा। शेरलॉक होम्स अभी वापस नहीं आया था। लगभग 10 बजने को थे। जब वो वापस आया उसका चेहरा जर्द और शरीर थका हुआ था। वो मेज तक पहुंचा और ब्रेड का टुकड़ा तोड़ा। वो उस टुकड़े को जल्दी जल्दी खा गया और ढेर सा पानी पी गया। तुम भूखे हो? मैंने पूछा। मरा जा रहा हूं। मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैंने नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया। कुछ भी नहीं, एक टुकड़ा भी नहीं, उसने बताया। मेरे पास इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं था। तुम सुनाओ, तुम्हारी सफलता कैसी रही? मेरा मतलब है तुम अपने काम में कामयाब हुए। बहुत बढ़िया। तुम्हारे हाथ कोई सबूत मिला जो इस केस को अच्छी प्रकार समझने में मदद करे? वो मेरे हाथ में है। ओपेनशो बिना बदले के लंबे समय तक नहीं रहेगा। क्यों वॉटसन? हमें उनका शैतानी निशान उन्हीं पर लगा देना चाहिए। यह अच्छी तरह सोच लिया गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने अलमारी से एक संतरा निकाला और उसके 2 टुकड़े करे। फिर उन्हें निचोड़कर मेज पर उसके बीज निकाल लिए। उनमें से उसने 5 बीज उठाए और उन्हें एक लिफाफे में डाला। इसके अंदर के हिस्से पर उसने लिखा JK के लिए SH। फिर उसने उसे बंद किया और उस पर पता लिखा, कप्तान जेम्स कैलहून, लोन स्टार, सवाना, जॉर्जिया। जिस वक्त वो बंदरगाह पर प्रवेश करेगा ये उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसने हंसकर कहा, ये उसकी नींद हराम कर देगा। ये उसे अपने आने वाले दुर्भाग्य के बारे में बताएगा जिस तरह उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। कप्तान कैलहून के बारे में क्या जानते हो? आखिर ये आदमी कौन हो सकता है? गिरोह का लीडर यही है, उसने बताया। मैं बाकी लोगों को भी थामूंगा, मगर पहले उसे। तुम्हें इसका पता कैसे चला? उसने अपनी जेब से एक लंबा कागज निकाला जो नाम और तारीखों से पूरा भरा हुआ था। उसने कहा, मैंने पूरा दिन लाइट के रजिस्टर और पुरानी फाइलें देखने में खर्च किया है, और साथ ये भी कि 83 में कौन सा जहाज जनवरी और फरवरी में पांडिचेरी से गुजरा था। उन महीनों में 38 जहाज निकले थे। इनमें से एक लोन स्टार ने मेरा ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि ये लंदन से छोटा था, लेकिन इसके नाम में संघीय प्रांतों में से एक प्रांत का नाम था, शायद टेक्सास। मुझे पक्का नहीं था और ना हूं कि कौन सा, लेकिन मैं जानता था कि जहाज अमेरिका से चला होगा। फिर मैंने ढूंढी रिकॉर्ड्स खोजे और पाया कि जनवरी सन 1885 में लोन स्टार वहां था। मेरा शक यकीन में बदल गया। उसके बाद मैंने लंदन बंदरगाह में इस समय उपस्थित जहाज के बारे में पूछा। लोन स्टार यहां पिछले हफ्ते पहुंचा था। मैं अल्बर्ट बंदरगाह पहुंचा और पाया कि वो आज सुबह छूट चुका था। वो सवाना जा रहा था। मैंने गैबसैंड को तार भेजकर पता किया। थोड़ी देर पहले ही गुजरा था और हवा चूंकि पूर्वी की तरफ है इसलिए बिल्कुल ये गुडविंस पार गया होगा और वेट द्वीप से ज्यादा दूर नहीं होगा। फिर तुम क्या करोगे? वो मेरे हाथों में है। जैसा मुझे पता चला है कि वो और उसके 2 साथी जहाज पर ऐसे हैं जो अमेरिकी मूल के हैं। दूसरे व्यक्ति जर्मनी और फिनलैंड के हैं। मैं इस बात को भी जानता हूं कि पिछली रात वो तीनों जहाज से बाहर थे। ये बात मुझे जहाज पर माल लादने वालों से पता चली जब तक उनका जहाज सवाना पहुंचेगा। डाक वाली नाव ये पत्र पहुंचा चुकी होगी और तार ने सवाना पुलिस को सूचित कर दिया होगा कि ये आदमी हत्या के मामले में यहां बुरी तरह वांटेड है। इंसानों द्वारा बनाई गई योजना में हमेशा कोई ना कोई दोष निकल ही आता है। जॉन ओपेनशो के हत्यारों को संतरे के बीज कभी नहीं मिलने थे जो उन्हें ये दिखाते कि उन्हीं के जैसा कोई और भी उनके रास्ते पर चल रहा है। उस साल हवा बहुत तूफानी थी। हमने लंबे समय तक सवाना के लोन स्टार की समाचार की प्रतीक्षा की, लेकिन ये हम तक कभी नहीं पहुंचा। अंत में हमने सुना कि अटलांटिक में दूर कहीं एक टूटी हुई नाव लहरों के बीच डूबती देखी गई जिस पर LS अक्षर अंकित हुए थे और यही कुछ लोन स्टार की नियति थी जिसके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे।